जब विसर्ग किसी स्वर या व्यंजन के साथ मिलकर कोई विकार उत्पन्न करता है तो उसी को क्या बोलते हैं? विसर्ग संधि। ठीक है। तो ये जो आपका प्रथम पद है, इसका जो तो अंतिम ध्वनि क्या होना चाहिए? विसर्ग प्लस ये क्या हो? स्वर भी हो सकता है और व्यंजन भी हो सकता है। तो फाइनली जाकर के आपका विसर्ग संधि बनेगा। ठीक है। तो जैसे रूल नंबर 1 क्या था कि अगर विसर्ग के बाद क्या आ जाए, च या छ, तो बेसिकली क्या हो जाएगा? श। कौन सा स? दिस वन। ठीक है, श। अच्छा, जब ये स बन जाएगा, बट जब इस शब्द में आएगा तो कैसे आएगा? आधा। अब इसकी बात मैंने पहले नहीं करी थी, अभी क्यों कर रहा हूं? क्योंकि जब आपसे वर्ड दे देगा, बोलेगा कि बताओ कौन सा संधि है, तब आपको ए थोड़ी मिलेगा, आपको क्या मिलेगा? दिस वन। समझ में आ रही बात? ठीक है ना। जैसे आप वही, जैसे कि एग्जाम्पल हमने क्या लिया था कि नि धन छल, तो इसका क्या हुआ था? निश्चल। इसका क्या हुआ था? निश्चल। अब ये जो वर्ड निश्चल है, अब वापस समझो, अगर आपसे बोला जाए कि बताओ इसमें से इसमें कौन सा संधि है, तब आप इसमें क्या ढूंढोगे? आधा स। क्योंकि वही बताएगा कि इसमें आधा स। आधा स, अब फिर याद करोगे आधा स होता कब था? जब विसर्ग के बाद क्या आता था? च और छ। तो जब भी हमें इस तरीके से वर्ड दे दिया जाए, तो हमें, जैसे आप ऐसे समझो, आपसे वर्ड बोल देगा निश्चय। अब बताओ कौन सा संधि है? विसर्ग संधि। कैसे पता चला? क्योंकि यहां पे क्या है? क्लियर हुई बात? ठीक है ना। तो इस तरीके से हम ध्यान रखेंगे। ब्रेक करो। निधन चय, निधन चय। क्लियर है ना। जैसे देखो ना, निधन छल तो निधन चय, मतलब यहां पे कोई वर्ड चेंज नहीं हो रहा है, ऐड हो जा रहा है। कौन सा? श। क्लियर है बात? तो ए था हमारा रूल नंबर 1। जैसे मान लो इसे ए मान लिया। बी क्या था याद करो? अगर विसर्ग के बाद ट या फिर ठ, तो क्या हो जाता था? षटकोण वाला स। बट अगर ये वर्ड में दिखेगा तो कैसे दिखेगा? आधा स। समझ में आया क्या? ठीक है ना। इन चीजों का जरूर ध्यान रखना आप, क्योंकि वापस आने के लिए, क्योंकि क्वेश्चन मैं बार बार बोल रहा हूं कि क्वेश्चन ऐसे नहीं पूछा जाएगा कि इसका तुम बताओ। क्वेश्चन वापस पूछा जाएगा हमेशा। ठीक है ना, कि बताओ इसमें कौन सा संधि है, या फिर ऐसे बोल देंगे कि इसको ब्रेक करो। तो अब इसको ब्रेक आप तभी कर पाओगे जब आपको पता है कि कौन सा रूल लगाना है। क्लियर है बात ना? ठीक है। इसका एक पार्ट और था, विसर्ग के बाद त या फिर थ, तो क्या हो जाता था? या तो बड़ा स। वैसे ज्यादातर केसेज में, मतलब आप यही याद रखोगे श, और इसका आपको कैसा देखने को मिलेगा? आधा स। ठीक है ना, आधा श। अगर यही मान लीजिए, इसी में रूल नंबर 2 को इसी में इंक्लूड कर देते हैं, विसर्ग के बाद यदि क्या आता है? श, ट और स, तो विसर्ग के जस्ट बाद तो क्या हो जाएगा? तो विसर्ग बना रहेगा, और क्या हुआ था? और जिस वर्ड के साथ जुड़ रहा है, एग्जाम्पल के लिए दु प्लस शासन, तो यहां पे दो पॉसिबिलिटी आई थी ना। ठीक है, या तो विसर्ग को, सिर्फ विसर्ग को रहने दो, लाइक क्या लिख दो आप?
दुशासन। या फिर अगर आप इस विसर्ग को हटाना चाहते हो तो जो शब्द यहाँ पे विसर्ग के बाद है उसी शब्द का आधा अक्षर आप यहाँ पे ला सकते, ठीक है ना। मतलब ये रूल नंबर 1 में इतने 4 पॉइंट्स हमें याद रखने हैं, क्लियर है ना। जैसे फॉर एग्जाम्पल एक और देख लेते हैं, क्या था, नि धन सार। तो इसकी 2 पॉसिबिलिटी, क्या क्या, या तो आप सिंपली साथ में लिख दो या फिर क्या करो, निस्सार। क्लियर है। 3 और 4 को एक साथ लेते हैं। जैसे देखो कि यदि विसर्ग के बाद कौन कौन आ जाए, क, ख, प और फ। विसर्ग के साथ क, ख, प, फ अगर आता है तो क्या होने वाला है, कोई चेंजेस नहीं आने वाले हैं, सेम वही हो जाएगा। अब देखो सिंपल सा, जैसे ही ये वाली लाइन याद आए ना, आपके दिमाग में एक वर्ड आना चाहिए, प्रातः काल। कि कुछ हिंट लेकर के ही याद रखोगे तभी याद रहोगा। जैसे ही वर्ड आए ना, अब जैसे प्रातः, जैसे आपने लिखा प्रातः, ये क्या है, दिस इज व्हाट, विसर्ग, और उसके बाद दूसरा वर्ड का प्रथम ध्वनि क्या है, क, तो प्रातः काल। तो प्रातः काल चाहे आप वैसे बोलो, मतलब कंबाइन बोलो या फिर विच्छेद करके बोलो, एक ही वर्ड होगा। बस विच्छेद में प्रातः धन काल हो जाएगा और सिंपल वाले में क्या होगा, प्रातः काल, वो प्लस वाला साइन हट जाएगा, प्रातः धन काल। तो आप इसका क्या लिखोगे, आप प्रातः काल, प्रातः काल तो नहीं लिखोगे, समझ आ रहा है, नहीं मतलब होना चाहिए, तो प्रातः काल। अब अगर आपको ये वर्ड पता है तो आप साफ साफ देख सकते हो। अब यहां से आपको क्या याद आ जाएगा कि विसर्ग के बाद क्या आया हुआ है, क के अलावा और कौन कौन, ख, प और फ। अगर ये आ गए विसर्ग के बाद, अगर ये आ गए तो क्या कोई चेंजेस देखने को मिल रहा है क्या हमें, नहीं। आगे बात समझ में, ठीक है। ऐसे कुछ एग्जाम्पल थे, जैसे क्या 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 था कि प्रातःकाल अंतःपुर, रजः कर्ण, ठीक है, अंतःकरण, अंतःकरण, तो अंतः धन करण, तो उसमें अंतः के बाद क्या आ रहा है, क, ख, प, फ, इस तरीके से, तो ये सारी चीजें हो जाएंगी। मेन यहां पे क्या था, मतलब विसर्ग के बाद अगर क, ख, प, फ आता है तो नो चेंज, ठीक है ना। बट अगर दूसरी कंडीशन क्या थी, वर्ड यही रहेंगे, यदि विसर्ग से पहले या तो ई या फिर ऊ की मात्रा आ जाए तो विसर्ग प्लस क, ख, प, फ, ये क्या हो जाएगा, च। बट वो वर्ड में, शब्द में हमें कैसा दिखेगा, आधा श। ठीक है ना। जैसे मान लो आपके सामने एक वर्ड आ गया, क्या, निष्कपट, वर्ड क्या आ गया, निष्कपट। अब देखो आपको यहां पे दिख रहा है क्या कि आधा वर्ड यहां पे है, ठीक है। तो अब यहां पे क्या हो जाएगा, सोचो जरा, मतलब आधा स है तो मतलब कौन सी संधि है, विसर्ग संधि, और अगर विसर्ग संधि है तो ये पक्का क्या होगा, नि। और उसके अलावा यहां पे देखो ई की मात्रा रही होगी ना, तभी हुआ होगा, तो निह धन कपट। अच्छा एक जगह स और हुआ था जब ट और ठ आया था, लेकिन आप सोच के देखो, क्या निह धन ट पट या फिर निधन, मतलब उस तरीके से लिखने का कोई साउंड तो नहीं बन रहा ना, समझ पा रहे हो कि नहीं। मतलब अगर आपको ऐसा कंफ्यूजन होता है वहां भी, खैर अगर वहां से भी लगो तब भी आपको इतना तो पता चल जाएगा कि कौन सा संधि है, विसर्ग संधि। मान लो आपके दिमाग में आया कि ब्रेक करते समय लाएं क्या, ट ठ लाएं या फिर इसमें से कुछ लाएं, क ख प फ। तो ऑब्वियस सी बात है, अगर 4 ऑप्शन ए है, ट ठ के ऑप्शन ए है, तो जब इसे ब्रेक करोगे तो ब्रेक होने के बाद मतलब भी तो निकलना चाहिए ना, और वो मतलब किसके साथ निकल रहा है,
कपट के साथ। यस नो, क्लियर है बात? फिर से देख लो मैं क्या बोल रहा हूं कि विसर्ग प्लस क ख प फ, इसके साथ दो सिचुएशन अराइज होंगी, ठीक है। अब जैसे ही विसर्ग के साथ क ख प फ आए ना, तो आप इधर मत जाओ, आप विसर्ग के पहले आ जाओ और क्या क्या खोजो उसमें, ई और उ। अगर ई और उ की मात्रा है विसर्ग में तो आप उसे जब चेंज करो तो स लगाओ, लाइक दिस वन। और अगर ई और उ की मात्रा नहीं है तो कुछ मत करो, एज इट इज रहने दो। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर यहां पे मैं बोलूं कि निष्पाप, तो सिंपल है यार, क्या हो जाएगा? नि। अब जैसे देखो यहां पे विसर्ग के साथ ई की मात्रा है तो 100% फिर एक, इसका मतलब क्या हुआ कि इसमें स आया हुआ है, स आया हुआ है मतलब इसे हटा दो फिर, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा? निधन पाप, क्या हो जाएगा? निष्पाप। क्योंकि देखो हमें नॉर्मली जब संधि या संधि विच्छेद करने की आदत होती है ना, हम कुछ वर्ड ऐड नहीं कर रहे होते हैं। देखो दो चीजें होती है, या तो हमने वर्ड पहले से सुना हो, जैसे ए आएगा तो नो डाउट कर भी लोगे, मतलब क्यों? क्योंकि ये वर्ड सुना हुआ है आपने। बट अगर कोई ऐसा वर्ड आ गया जो आपने सुना ही नहीं है, वहां पे गलती होने के चांसेस बहुत ज्यादा हो जाएंगे। समझ पा रहे हो नहीं? तो वहां पे आपको रूल्स रेगुलेशन थोड़े से आइडिया होना चाहिए। जैसे इसका बताओ, दुख, ये वर्ड ही आ गया तो आपको पता है कि शब्द में विसर्ग आया है, इसका मतलब क्या है कि सिर्फ बीच में क्या लगाना है हमने? प्लस। मतलब जैसे कि अगर ये वर्ड आ गया, बोला कौन सा संधि है, तो इसमें तो सोचना ही नहीं है कि विसर्ग संधि है, पहली बात। तो जब आप इसे ब्रेक करोगे तो क्या कोई वर्ड ऐड करना है क्या? अब देखो यहां पे इस चीज को कॉन्ट्रोडिक्ट कर रहा है, ध्यान से देखो, उ, उसके बाद ख। तो अब इसे दुष्ख मत कर देना, समझ पा रहे हो नहीं? क्योंकि ऑलरेडी इसने बोल रखा है कि कोई चेंज नहीं होने वाला है। अगर चेंज हुआ होता तो दुष्ख ही देता ना फिर वो, समझ पा रहे हो कि नहीं? ये वर्ड फिर अलग ही हो जाता। तो याद रखना, अब यहां पे दो चीजें हैं, सर रूल ज्यादा इंपॉर्टेंट है या वर्ड? वर्ड ज्यादा इंपॉर्टेंट है। रूल तो हम, रूल कोई है नहीं है, दीज आर ऑब्जर्वेशंस जो उसको देख करके बताए जा रहे हैं ताकि आप दूसरे में लगा सको। जरूरी नहीं है कि 100% एक्यूरेट हो, इसीलिए बार बार मैं एक्सेप्शन भी बता रहा हूं तुम्हें। अब रूल क्यों बताए जा रहे हैं फिर? रूल इसलिए बताए जा रहे हैं चीजों को थोड़ा सा मिनिमाइज किया जा सके, नहीं तो फिर कितने वर्ड रटते फिरोगे आप। अरे बात समझ में ना? तो याद रखना कि रूल ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है? वर्ड, मतलब सही मतलब होना चाहिए उस वर्ड का, ठीक है ना। मतलब जब भी आपके दिमाग में आए कि सर इस रूल से ए होना चाहिए, तो आप ये देख लेना कि उस वर्ड का सही मतलब भी निकल रहा है या फिर एम ही बोल जा रहे हो, ठीक है ना। इस बात का ध्यान रखना। रूल नंबर 1, मतलब इसमें दो इंक्लूड हो गए, इसमें दो इंक्लूड हो गए। क्या? विसर्ग के बाद क ख प फ आया तो पहली बात क्या देखेंगे? विसर्ग के पहले कौन सी मात्रा? ई या ओ की। अगर आ गया तो श हो जाएगा, अगर नहीं आया तो एज इट इज रहेगा, ठीक है ना। टोटल कितने? 4 रूल हो गए, ठीक है ना। अच्छा, अघोष और सघोष याद है? फर्स्ट कॉलम अघोष, सेकेंड कॉलम भी अघोष। फर्स्ट कॉलम अल्प प्राण, सेकेंड कॉलम महाप्राण, याद आ रहा है? ठीक है ना। तो फर्स्ट कॉलम सेकेंड कॉलम अघोष, थर्ड फोर्थ और फिफ्थ क्या था? सघोष, सघोष या फिर सिंपली घोष, ठीक है ना। अघोष और सघोष में क्या डिफरेंस था कि जो तंत्रिकाएं होती हैं, जो बेसिकली जहां से वॉइस आ रही होती है, उसमें अगर वाइब्रेशन हो रहा है तो उसे क्या बोलते हैं? सघोष। अगर वाइब्रेशन नहीं हो रहा है तो दैट इज अघोष, ठीक है ना। क्लियर है? ओके। तो यहां पे मान लीजिए इसके हिसाब से बात करें, रूल नंबर 3। अब इसमें क्या है? जैसे देखो, अगर विसर्ग के पहले अ हो, ध्यान से समझो,
विसर्ग के पहले अ हो। अब विसर्ग के पहले अ हो का क्या मतलब है? जैसे मैंने लिखा मनः धन ज, तो विसर्ग क्या है? दिस वन। इसको थोड़ा ब्रेक करेंगे तो क्या आएगा? म धन अ धन न धन विसर्ग। आ रही बात समझ में? तो ध्यान से देखो, तो इस जिस वर्ड पे विसर्ग लगा हुआ है उसके पहले कौन सा वर्ड आया हुआ है? अ। पहचान लेंगे हम, पहचान सकते हैं ना? तो विसर्ग के पहले अ हो प्लस सघोष हो। अब सघोष में कौन कौन सा कॉलम, जल्दी बोलो? थर्ड और फोर्थ। मतलब किसको छोड़ करके? पहले और दूसरे को छोड़ करके। तो पहले दूसरे को छोड़ करके, या फिर सिंपली क्या बोलूं मैं? सघोष। या फिर इसके अलावा और क्या क्या था? कोई भी वर्ड हो, लाइक या फिर य र ल व। ठीक है ना? विसर्ग के पहले अ हो और उसके बाद सघोष। सघोष। तो ये जो आपका अ है, इसका बेसिकली क्या बन जाता है? ऊ, या फिर ऊ की मात्रा। ठीक है ना? ऊ की मात्रा। फॉर एग्जाम्पल जैसे इसी को देख लो, क्या लिखा हुआ है? मनः, मनः धन ज, मनः धन ज। तो सिंपल सी बात है, यहां पे इसका क्या हो जाएगा? मनोज। ठीक है ना? मनोज। या फिर वयः धन वृद्ध, क्या हो जाएगा? वयो वृद्ध। वयो वृद्ध। कैसे देख रहे हैं अपन कि विसर्ग के पहले, इसके पहले हम विसर्ग के पहले देखते थे क्या? हाँ, एक जगह देखा था ई की मात्रा और ऊ की मात्रा, तब क्या हो गया था? श, षटकोण वाला स। बट यहाँ पे विसर्ग के पहले हम क्या खोजने की कोशिश कर रहे हैं? यहाँ पे डायरेक्ट मात्रा दिखेगा नहीं, छिपा हुआ होगा, खोजना पड़ेगा। कौन सा स्वर ढूंढ रहे हैं? अ। ठीक है ना? और जैसे ही हमें अ मिलेगा, अ का क्या हो जाएगा? ऊ। क्लियर है? इसी तरह हमने ढेर सारी एग्जांपल्स भी देखे थे, जैसे तपह धन भूमि, क्या हो जाएगा? तपो भूमि। ठीक है ना? उसके बाद तपह धन बल, क्या हो जाएगा? तपोबल। ठीक है? यशः धन गान, यशोगान। बाकी और एग्जांपल्स करते हैं। पुरः धन हित, क्या हो जाएगा? पुरोहित, पुरोहित। अब जैसे रिवर्स में चल लेते हैं थोड़ा सा। सरोवर, क्या हो जाएगा? सरह धन वर। ठीक है ना? सरह धन वर। देखो यहां पे एक कंफ्यूजन होएगा। ओ की मात्रा अगर याद हो तो हम कहां देखते थे? सी हर्ष। सी हर्ष किस में होता था? ए प्लस बी इज इक्वल टू सी हर्ष। और ए प्लस बी कौन होता था? गुण संधि। अब जैसे वहां पे क्या था? ए प्लस बी इज इक्वल टू सी का हर्ष। ठीक है ना? तो अब यहां पे अगर इससे थोड़ा सा बचना, क्योंकि अगर आप इससे सोचने लग जाओगे तो ए मतलब क्या हो जाएगा? सिंपली क्या लिखोगे? सर। अभी अंग्रेजी वर्ड है ये, ठीक है ना? हिंदी वर्ड ऐसा कुछ होता ही नहीं है हिंदी में, तरह। ठीक है ना? तो ये छोटी छोटी बातों का आप ध्यान रखना। इसके अलावा जैसे मनोबल, मनोबल क्या हो जाएगा? मनः धन बल, मनः धन बल। क्लियर है? इसके अलावा अधः धन गति, क्या हो जाएगा? अधो गति। मनोरथ, मनः धन
रथ, ठीक है ना, मनोरथ, मनः धन रथ, मनोनयन, मनः धन नयन, ठीक है ना, मनोनयन, मनः धन न, मतलब हम यहाँ पे ओ की मात्रा, जैसे मनोहर, मनः धन हर, ठीक है ना, यशोधरा, इसको लिख लो, यशः धन धरा। अगर विसर्ग संधि में पूछा जाए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन है तो दिस वन ना, ठीक है, याद रखना इस बात को। अच्छा, एक उसका पूछा जाता है पयोद, क्या होगा इसका, पयः धन द, सिंपल, ठीक है ना, इंपॉर्टेंट है, याद रखना, क्लियर। मनोवेग, मनः धन वेग, ठीक है, मनः धन वेग। अच्छा, एक में एक्सेप्शन था, ऐसा देखो क्यों बोला जा रहा है, आप एक बार सोच के देखो ना, ये विसर्ग है और विसर्ग के पहले ऊ की मात्रा आई हुई है, तो इसके हिसाब से इसे क्या होना चाहिए था, इसके हिसाब से क्या होना चाहिए था, कुछ ऐसा श आना चाहिए था ना, बट नहीं होता है क्योंकि ऐसा कोई वर्ड ही नहीं होता, तो इसलिए याद रखेंगे पुरस्कार का क्या, पूरा धनकार, नमस्कार का क्या, नमः धनकार, भास्कर का क्या, भा धन कर, ठीक है ना, भास्कर। नेक्स्ट रूल, विसर्ग के पहले अ और आ को छोड़कर कोई भी स्वर हो। अच्छा, फिफ्थ को हमने क्या बोला था, अघोष या सघोष, अनुनासिक, ठीक है, तो थर्ड, फोर्थ या फिर फिफ्थ कोई भी हो, मतलब विसर्ग के पहले अ और आ की मात्रा छोड़ करके बाकी कुछ भी हो, और विसर्ग के बाद या तो थर्ड कॉलम, फोर्थ कॉलम और फिफ्थ कॉलम, ठीक है ना, या फिर यर लव या फिर अन्य कोई स्वर हो। फिर से समझो, विसर्ग के पहले अ और आ की मात्रा को छोड़ करके कुछ भी हो, जैसे लिखने के ए लिख सकता था मैं कि विसर्ग के पहले ई उ ए ऐ ओ औ की मात्रा हो, बट obvious बात है, उससे अच्छा क्या लिख लो आप कि इसको छोड़ करके बाकी जो भी हो, विसर्ग के पहले कोई भी मात्रा हो, ठीक है। क्या हमने ऐसा कुछ पढ़ा है विसर्ग के पहले कोई मात्रा हो, देखिए एक पढ़ा था, याद करो, ई और ऊ की मात्रा, बट उसमें सेकेंड वाले पे कंडीशन याद करो, क ख प फ, क्या उसमें इंक्लूड करता है, क्या थर्ड कॉलम में आता है क्या, वो तो फर्स्ट कॉलम में आता है ना, क, यस या नो, क ख फर्स्ट कॉलम में, इवन प फ भी फर्स्ट और सेकेंड कॉलम में। यहां पे य र ल व ह या फिर कोई स्वर हो, तो यहां पे सिंपल सा याद रखना, विसर्ग के जगह पे र हो जाता है। अब र, बट जब ये वर्ड में आपको दिखेगा तो कैसे दिखेगा, इस तरीके से याद रखना, जैसे निर्जन, दुर्जन, तो ये वाला र दिखेगा, समझ में आया क्या, पहचानने का तरीका, ठीक है ना। मतलब एक तरीके से अगर देखा जाए, अभी तक जितना आपने पढ़ा हुआ है, आधा स दिख जाए या फिर ए दिख जाए या फिर ए दिख जाए, ठीक है ना, या फिर ए दिख जाए, या फिर कई बार ऐसा भी था, याद करो, मतलब जो वर्ड था उसी का पहला वाला, यस या नो। तो जैसे ही ये सारे वर्ड दिखें, समझ जाओ कि कौन सी संधि है, विसर्ग संधि। आई बात समझ में। एग्जाम्पल देखते हैं, ज्यादा क्लियर हो जाएंगी चीजें। जैसे सबसे इंपॉर्टेंट है ये नी, अब देखो ए लिखा मैंने नी, अब नी देखते ही आपके दिमाग में दो केसेस अराइज होने चाहिए, कौन कौन, एक तो जिसमें लिखा था हमने विसर्ग के पहले ई या ऊ की मात्रा हो, और दूसरा दिस वन, क्योंकि इसमें किसको किसको छोड़ना है, और आ को छोड़ करके बाकी जो आ जाए तो इसको इंक्लूड करेगा ना, ठीक है। तो
विसर्ग के पहले, अब वो वाला कंडीशन तब लगाएंगे जब विसर्ग के बाद क ख प फ आएगा, यस या नो। विसर्ग के बाद क ख या प और फ आएगा, बट यहां पे क्या है, आशा, यहां पे क्या है, आशा। तो इस केस में बेसिकली क्या हो जाएगा, निराशा। ये अकेला ऐसा वर्ड है जिसमें र पूरा आ चुका है। अगर आपको लग रहा है कि ऐसा लिख करके निराशा लिख लें तो ऐसा कुछ वर्ड नहीं होता, ठीक है ना, तो र पूरा लिखना पड़ेगा। दूसरे में देखो, दूसरा क्या है, जैसे निह धन दय, क्या हो जाएगा ये, निर्दय। अब बात आ गई समझ में, ठीक है ना, क्या हो जाएगा, निर्दय। डन। जैसे निर्झर, निह धन झर, ठीक है। जैसे निर्गुण, निह धन गुड़। निर्भय, निह धन भय, ठीक है, निर्भय। दुरुपयोग क्या हो जाएगा, अब देखो यहां पे र आ चुका है, बोलो क्या होगा, दुह धन उपयोग, ठीक है ना, यहां पे आधा र नहीं है, यहां पे पूरा ही है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, दुह धन उपयोग, क्या हो जाएगा, दुरुपयोग। क्लियर हुआ। दुर्भाग्य, दुह धन भाग्य, क्या हो जाएगा ये, दुर्भाग्य, ठीक है ना, दुर्भाग्य। दुराशा क्या हो जाएगा, दुह धन आशा। अब देखो यहाँ पे आप ध्यान से समझो तो नया वर्ड ही आ जा रहा है, ठीक है ना, याद रखना वो ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है जिसमें नया वर्ड आ जाता है, ठीक है ना, उसमें फिर हम नहीं सोच पाते हैं, फिर हमें लगता है कि ये तो हो ही नहीं सकता और वही हो जाएगा फिर, ठीक है। तो दु आशा, दैट इज दुराशा। वरना हमें संधि का मतलब क्या होता है, हमें लगता है कि बस इसी को थोड़ा बहुत, लेकिन जबरदस्ती वाला सीन क्रिएट होता है कि दूरधन आशा या फिर दूराधन आश, मतलब जबरदस्ती कर रहे होते हैं, समझ लो नहीं, तो वो चीजें नहीं करनी है, रूल इसलिए नहीं पढ़ाया जा रहा है आपको। डन। तो दुराशा का क्या हो जाएगा, दुह धन आशा। कैसे पता चल रहा है, देखो विसर्ग के पहले अ और आ को छोड़ करके कोई भी मात्रा है, प्लस उसके बाद कोई पहला जो है कोई स्वर हो, या फिर थर्ड फोर्थ फिफ्थ कॉलम का कोई वर्ड हो, या फिर य र ल व ह हो, ठीक है ना, तो क्या हो जाएगा, फिर आपका ये र ऐड हो जाता है। याद रखो जो विसर्ग है उसका क्या हो जाता है, र, ठीक है ना, विसर्ग की जगह पे क्या हो जाता है, र। क्लियर है बात। अब यहां पे क्वेश्चन और होता है कि ठीक है विसर्ग के पहले और आ की मात्रा नहीं है तो ये हो जाएगा। अब विसर्ग के बाद अगर पहले से र हो तब क्या करेंगे, जैसे विसर्ग के बाद अगर मान लो पहले से ही र है, जैसे निह धन र, रज, क्या हो जाएगा, अब नीरज कौन सा नीरज, लाइक कि दिस वन या फिर दिस वन, जो छोटी की मात्रा होगी वो क्या हो जाएगी, दीर्घ हो जाएगा, ठीक है ना। तो खैर लिखते हैं पहले फिर बात करते हैं। ये तो ऐसे ही रहेगा, रूल नंबर 5, रूल नंबर 5, विसर्ग के पहले दिस वन और विसर्ग के बाद इनकी जगह पे क्या आने वाला है, र, सब छोड़ के बेसिकली क्या आएगा, सिर्फ र, बाद में क्या आ जाए, र। आप सोचो ना कि
पहले क्या था, और सारे वर्ड मिल करके क्या हो जाते थे, र। तो क्वेश्चन ऑब्वियस सी बात है ना कि जब र होगा तब क्या होगा, जब और सारे वर्ड होते थे तो क्या हो जाता था, र हो जाता था। जब पहले से र होगा तो उस कंडीशन में क्या होगा, तो उस कंडीशन में याद रखना कि जो विसर्ग की मात्रा है, अगर विसर्ग हर्ष हुआ, उस हर्ष की मात्रा को किस में कर देंगे, दीर्घ में कर देंगे। याद रहेगा। देखो ये वाली सिचुएशन तो सही है, सेम है कि विसर्ग के पहले आ को छोड़ करके कुछ भी स्वर हो, उसके बाद र जाए, तो उस कंडीशन में अगर विसर्ग में छोटी मात्रा लाइक कि हर्ष स्वर है, तो उस हर्ष का क्या हो जाएगा, दीर्घ हो जाएगा। ठीक है, तो एक एग्जांपल अभी कराया, एक तो उसे लिख लो, नि धन रस। कैसे लिखेंगे इसे, इस तरीके से, नीरस। क्लियर है। और इसके अलावा जैसे नीरव होता है, नी, ये एक्चुअली क्वेश्चन यही फ्रिक्वेंटली पूछे जाते हैं। ठीक है ना, नीरव तो क्या हो जाएगा, नीरव। आप बताओ, निरोग तो नि धन रोग। क्लियर हुआ। तो विसर्ग के पहले अ और आ की मात्रा को छोड़ करके कुछ भी हो जाए, उसके बाद अगर यहां पे दो कंडीशंस, या तो थर्ड फोर्थ फिफ्थ, तो वहां पे क्या हो जाता था, र। बट अगर र ही आ गया तो फिर रहेगा तो र ही, बट वो जो हर्ष था वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, दीर्घ में। ठीक है ना, दिस इज द डिफरेंस। जैसे निर्मल, निर्मल का बताओगे, निधन मल, ये पीछे वाले का है, ठीक, इसमें मत जबरदस्ती रिलेट करो। ठीक है, निर्मल बोला मैंने, निमल नहीं बोला है। ठीक है ना, निर्मल तो क्या हो जाएगा, निधन मल। या फिर जैसे दुर्बल, दुहधन बल। ठीक है ना, याद रखना जब ये र आ जाए ना तो इसको हटा देना है बस, क्योंकि ये एक्स्ट्रा आया हुआ है, इसको हटा करके सिंपल सीधा सीधा दिख जाएगा आपको। जैसे निर्जल क्या हो जाएगा, निधन जल। फिर यदि विसर्ग, विसर्ग के आगे भी और पीछे भी अ हो, ऐसा कोई वर्ड विसर्ग के आगे भी और पीछे भी अ हो, जैसे प्रथमः धन अध्याय। तो देखो जरा, प्र थ के बाद आ आया होगा, मतलब ये तो चलो विसर्ग हो गया आपका। इसके बाद आपने प्र प्लस थ धन अ धन म, ये तो बेसिकली क्या हो गया, विसर्ग हो गया। विसर्ग के पहले क्या आया, अ, और विसर्ग के बाद भी क्या आ रहा है, अ। क्लियर है, ध्यान से सुनो, स्पेशल केस है। अगर यदि विसर्ग के आगे पीछे दोनों ही क्या है, अ, तो ये जो आगे वाला जो अ होगा, इसकी जगह या तो ओ की मात्रा या तो आ की मात्रा लगाएंगे। ठीक है, या तो ओ की मात्रा या फिर आ की मात्रा। ठीक है ना, और जो बाद वाला लाइक कि पीछे वाला यहां पे अ है, मतलब सेकेंड वाला जो अ है उसकी जगह लुप्ताकार का साइन आ जाता है। अभी लुप्ताकार क्या साइन क्या है, तो ए होता है यस जैसा, ए यस जैसा। जैसे समझो जरा, जैसे मैंने बोला प्रथमः धन अध्याय, तो क्या हो जाएगा, प्रथमो, यहां पे एक साइन आ जाएगा, कभी देखा होगा ओम में दिखता है आपको लिखा हुआ, तो प्रथमो ध्याय। ये पहले देखा हुआ कि नहीं, पहले ही बताओ तुमने। हाँ संस्कृत में ही होगा, हाँ ठीक है। तो प्रथमोध्याय, क्लियर हुआ।
समझ में आया नहीं? ठीक है, तो प्रथम धन अध्याय मतलब जो पहले अ की मात्रा थी, अब यहां पे अब क्वेश्चन है कि सर ओ या फिर आ, तो वो वर्ड पे डिपेंड करेगा, ठीक है ना। तो प्रथमोध्याय, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने लिखा ततः धन अपि, अब तथोपि नहीं होगा, तथापि होगा, ठीक है ना। इस पे मात्रा नहीं देते, याद रखना, ठीक है। तथापि मतलब ये ना खींच देता है वर्ड को, ठीक है ना, ये वर्ड को थोड़ा सा खींच, जैसे जैसे एक तो प्रथमोध्याय या प्रथमोध्याय, कुछ समझ में आ रहा है, डिफरेंस समझ में आ रहा है कि नहीं? ये तो प्रथमोध्याय, प्रथमोध्याय, तो ये मो जो वर्ड है ना उसको क्या कर रहा है, खींच रहा है बेसिकली, और लंबा बना रहा है, ठीक है ना। जैसे तथापि, तथापि, डिफरेंस समझ में आ रहा है, ठीक है। जैसे नमः धन अस्तु, क्या हो जाएगा, नमोस्तु। मान लो आगे अ है और पीछे कोई भी स्वर आ जाए, जैसे इसके पहले हमने जितने भी पढ़ा, हमने उसमें क्या लिखा कि अ और आ की मात्रा को छोड़ करके, यस या नो। तो यार अ और आ की मात्रा भी तो आएगा ना, यस या नो। इसके पहले जितने भी पढ़ा लगभग क्या बोला कि अ और आ की मात्रा छोड़ करके, तो अगर वो आए तो एक तो केस ये हो गया कि अ फिर अ, दूसरा केस क्या हो गया, पहले आ गया और आगे कोई और स्वर आ जाए, अ को छोड़ करके कोई और आ जाए, तो उस केस में क्या करते हैं उसको देख लेते हैं। पहले क्या आ जाए, अ, और बाद में अ को छोड़कर कोई अन्य स्वर, कोई अन्य स्वर अगर आ जाए, तो ऐसे सिचुएशन में विसर्ग खत्म हो जाता है, विसर्ग का लोप हो जाता है। विसर्ग का लोप हो जाता है, जैसे अतः धन आएव, क्या हो जाएगा, अतएव, बस कुछ नहीं सोचना। क्यों? क्योंकि इसके पहले क्या है, अ, और बाद में कोई अन्य स्वर है, तो क्या हो जाएगा, अतएव। क्लियर हुआ? फिर से बोल रहा हूं, इसके लिए जरा भी टेंशन मत लेना कितने ढेर सारे रूल हो रहे हैं, आपको क्वेश्चन और ऑप्शंस देख करके याद आ जाएगा कि कौन सा रूल लगेगा, ठीक है ना। उसके लिए तो जरा सोचना ही नहीं है। क्या है इसमें, डायरेक्ट एग्जांपल से देखते हैं, जैसे अधश धन गति, ठीक है ना, अधस धन गति। अब देखो, अब यहां पे अधस आ गया, अभी तक जितने भी हमने पढ़े हैं हमने ऐसा कुछ देखा ही नहीं है, इसको अपन लिख सकते हैं अधः धन गति, और अधः धन गति का क्या होता है, अधोगति। वेरी गुड, क्या होता है, अधोगति। इसका मतलब अगर क्वेश्चन अधस धन गति का पूछता है तो आप उसका भी आंसर क्या दोगे, अधोगति। कुछ समझ में आया? बोलो यार, क्लियर है? ठीक है, अधधन गति क्या हो जाएगा, अधोगति। इसी तरह एक दो वर्ड और देख लेते हैं, जैसे मान लो निष्धन गुड़, इसको आप क्या लिख सकते हो, आप निह धन गुड़, तो बेसिकली क्या हो जाएगा, निर्गुण। मतलब आपको ऐसे क्वेश्चन आए तो करना क्या है,
आपको बस इस स की जगह पहले तो आपको विसर्ग लगा देना है, ठीक है ना। स की जगह जो क्या है विसर्ग लगा देना है। मतलब आप इसको रूल में आप सिंपल ऐसे कर लेना कि इस स के बदले आपको क्या लगा देना है विसर्ग, और विसर्ग के बाद जैसे विसर्ग लगाओगे आपको दिख जाएगा कि पीछे वाला कोई ना कोई रूल अप्लाई हो जाएगा। आगे बात समझ में। ये था हमारा कौन सा संधि, विसर्ग संधि। मतलब हमने तीनों संधियां खत्म कर ली। कौन कौन सी, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि, ठीक है।